नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ये हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एनालिसिस के अंदर। ठीक है, ये हमारा रिवीजन वीडियो है, यानी आज सुबह जो हमने न्यूज़पेपर पढ़े हैं उसका हम एमसीक्यूज बेस रिवीजन करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आज ये 2 सितंबर का है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली न्यूज़ है हमारी द हिंदू से है। ये द हिंदू और दैनिक जागरण दोनों के अंदर ही न्यूज़ थी। ठीक है, क्योंकि द हिंदू का जो दैनिक जागरण का जो न्यूज़पेपर था वह उसका जो इकोनॉमिक पेज था वह थोड़ा सा आज थोड़ा सा क्लियर नहीं आया था, इसलिए हमने जो स्क्रीनशॉट है वह द हिंदू का लगा दिया है। इसके अंदर है क्या, भी जो जीएसटी का जो रिवेन्यू है वो अगस्त में लगभग लगभग 1.4 लाख करोड़ को पार कर चुका है। ठीक है, कितना है ये? 1,43,612 करोड़ का। ठीक है, जो पिछले यानी पिछले से 2021 का अगस्त था उससे लगभग 28% अधिक है। ठीक है, और अगर आयात की बात करें, जो हमारा आयात से जो शुल्क है वो अभी कितना 19% हमारा अधिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई चलान प्रणाली करदाताओं को पूरी तरह से स्वचालित अनुपात व्यवस्था प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है हमारा सत्य है, क्योंकि जो ई चलान का मतलब क्या है, जैसे ईवी बिल है उसी प्रकार से ई चलान की व्यवस्था लागू की गई है जीएसटी के अंदर, जिससे क्या भी कर चोरी जैसी व्यवस्था है, यानी जो झूठी यानी जो नकली चालान बना लिए जाते थे तो उनको रोका जा सके। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्वचालित होती है। ठीक है, यानी यह ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, अगले का क्या कहता है, अगला कथन कहता है वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। ठीक है, ये निर्माण पे लागू नहीं होता है, ये किस पे, आपूर्ति पे लागू होता है। तो इसका जो दूसरा कथन भी वह क्या है, हमारा सत्य है। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है हमारा, बी, सॉरी सी। ठीक है, बाकी जो अभी हम जो इकोनॉमी का जो पूरा सिलेबस करेंगे कवर, यानी पूरा कोर्स करेंगे जिसके अंदर पूरी पॉलिटी यानी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर हम जो जीएसटी को बहुत ही ज़्यादा विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन बेस में देख लेंगे। ठीक है, तो अगला कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, भी वस्तु और सेवा कर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला एक मूल्य वर्धित कर है। ठीक है, जीएसटी का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तुओं और सेवाओं पर बेचने और व्यवसायों के लिए सरकार को प्रक्षेपित करता है। ठीक है, जिससे जीएसटी है जिसमें लगभग सभी घरेलू अप्रत्यक्ष कर, जिसमें पेट्रोलियम, मादक पदार्थों और शुल्क के अपवाद को छोड़कर, यानी इसमें जो पेट्रोलियम है या मादक पदार्थ है या स्नाब शुल्क है उनको छोड़ करके, ठीक है, को एक मंच प्रदान कराता है। यानी इसके अंतर्गत लगभग इनको छोड़कर सभी अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। ठीक है, और ये एक स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा सुधार है माना जाता है। ठीक है, और ये 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि से, यानी 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया था। यही तरह का जो ई संचालन प्रणाली करदाता को पूरी स्वचालित अनुपात व्यवस्था है, जिसमें क्या भी कर लेन देन की गणना इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिलान के आसानी से किया जाता है। ठीक है, और वस्तु एवं सेवा कर निर्माण और वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं और प्रावधान और पूंजी अवधारणा पर है, और इसके विपरीत यह किस पे है, आपूर्ति पर लगाया जाता है, न कि निर्माण पर, न ही वस्तु की बिक्री पर और सेवा के प्रावधान की पूर्ति पर। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी, ये है थी हमारी दैनिक जागरण के अंदर, जिस अंदर जो हमारा जो रक्षा अनुसंधान संगठन है उसने हम जो LCA Mark 2 बनाया है। ठीक है, जो किसकी, हमारा जो मिराज है या फिर जिगुआर है और हमारे जो MiG-29 है उसका स्थान लेगा। ठीक है, ये उससे काफ़ी वजन में काफ़ी हल्का है, जिससे क्या होगा, इसमें कम ईंधन की खपत होगी और ज़्यादा रफ्तार पकड़ने में ये सक्षम होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम DRDO को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकीकृत निर्देशिक मिसाइल कार्यक्रम, मोबाइल ऑटोमेटिक रोबोट सिस्टम, ये दे रखा है, ये नॉलेज नॉलेज इन इन्वायरमेंट इन रिसर्च इन्वेस्टमेंट इन नर्सिंग। ठीक है, जो एक प्रकार की कौन सी एक किरण स्कीम है ये। ठीक है, तो इनमें से निम्न में से किन कार्यक्रमों को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो इसका जो कथन है, इसका जो पहले और दूसरे कार्यक्रम है वह हमारे DRDO द्वारा चलाया जा रहा है, जबकि जो ये जो कार्यक्रम है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत चलाए जा रहे हैं, यानी उसके विभाग के तहत। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कौन कौन से विभाग है, 1 और 2 विभाग है। ठीक है, ये दे रखा है जैसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या कहता है इसके अंदर, यह मिसाइल प्रोग्राम क्षेत्र में भारतीय रक्षा बलों पर आत्मनिर्भर बनाने हेतु डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा बनाया गया था। इस कार्यक्रम के अंदर हमने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइल बनाई थी। ठीक है, मोबाइल ऑटोमेटिक ऑटोमेनस जो रोबोट सिस्टम है, जिसको हम MRS बोलते हैं, एक लैंडमार्क्स और इन
इंटर एक्सोलेस डिवाइस है, ठीक है। को एक संभालने के लिए एक स्पोर्ट मजबूत मजबूत ये एक रोबोट है जो भारतीय सशस्त्र बलों को शस्त्रों को दूर दूर से निशस्त्र करने में मदद करता है, यानी एक प्रकार ये एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम हम कह सकते हैं। कुछ जो कि एंड ऑन के साथ इस प्रणाली का उपयोग वस्तुओं के लिए जमीनी स्तर खोदने और विभिन्न तरीके से जिसको बोलते हैं एंटीपोजिट डिवाइस को कहता है, यानी ये जमीन को खोदकर जो माइन सिस्टम होते हैं उनको यह क्या करता है, ये जो माइन सिस्टम होते हैं उनको यानी ध्वस्त करता है एक प्रकार से, ठीक है। एक इन्होंने लद्दाख के सबसे ऊंचे स्थलीय केंद्र की भी स्थापना की है, जैसे लद्दाख में डीआरडीओ का केंद्र है जिसको कहाँ पर, पोंगोल झील के पास, जिसके हम चोलांग में समुद्री तल से लगभग 17,600 फीट ऊपर है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक और औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए प्राकृतिक कोल्ड स्टोरेज का विकास करना है, ठीक है, यानी इकाई के रूप में कार्य करना है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है हमारी वह हमारी द हिंदू से न्यूज़ है, जिसके अंदर क्या गया भी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बैन करने की बात की है। इसमें अंदर जो हमारा जो पर्यावरण है, जिसको जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उन्होंने 12 अगस्त 2021 से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक था उसको बैन कर दिया था। और साथ में इसके कहा गया जो बांग्लादेश है वह सबसे पहला राष्ट्र है जिसने इसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकल उपयोग एक नहीं, एकल उपयोग या सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं इसको, कि मोटाई लगभग 50 माइक्रोमीटर से कम होती है। तो इसका जो पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि ये पहले थी, अभी इसमें संशोधन करके इसको कितना कर दिया गया है, ये कर दिया गया 75 माइक्रोन मीटर कर दिया गया, ठीक है। बंगाल एकल उपयोग प्लास्टिक और प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश बन गया है। तो इसका दूसरा कथन हमारा सत्य है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है हमारा, इसका बी, ठीक है। क्या कहते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का उद्देश्य एक बार यानी या थोड़े समय के लिए उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 से देख प्लास्टिक के जो कैरी बैग के निर्माण, उनके आयात, उनके भंडारण, उनके वितरण, उनके बिक्री व उपयोग पर निषेध करता है। जिन बैग की मोटाई लगभग 75 माइक्रोन के से कम होती है तो उनको कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर कहा गया जो प्रतिबंध नियम को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कक्ष स्थापित किए जाएंगे। साथ ही एकल उपयोग वाले प्लास्टिक में अवैध निर्माण, आयात, स्टोरिंग, वितरण और उपयोग के भी अवैध यानी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये गया जो बांग्लादेश ने 2002 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद जो न्यूजीलैंड ने 2019 में प्लास्टिक पर बैन लगाया था। जो चीन चरणबद्ध यानी 2020 से चरणबद्ध तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर रहा है। और जुलाई 2019 तक लगभग 68 देशों ने अलग अलग स्तर पर प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है, ठीक है। और जो सभी प्लास्टिक बैग इसमें शामिल हैं, यानी जो 75 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले हैं, उन प्लास्टिक के लिए यानी बैन नहीं किया गया है, ठीक है। और 50 माइक्रोन के लिए तो पहले था, ठीक है। अगला क्या है, अधिसूचना के अनुसार साल में यानी क्या है कैसे भी दिसंबर, अब इस दिसंबर से 120 माइक्रोन इसको कर दिया जाएगा। अभी जो 75 है उसको या दिसंबर में कितना 120 माइक्रोन कर दिया जाएगा। अगली जो न्यूज़ थी वह हमारी कहाँ से, दैनिक जागरण से न्यूज़ है, जिसके अंदर जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी बात जो कहा गया, जो न्याय की अवमानना से संबंधित है, अवहेलना की संबंधित है याचिका थी, ठीक है। इसमें अटॉर्नी जनरल की बात की है, जिसको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका जो पहला कथन है हमारा सत्य है। दूसरा कथन क्या कहता है, महान्यायवादी हेतु उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह गलत हो जाता है, क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय में नहीं, यह उच्च न्यायालय में होना चाहिए, ठीक है। आपको उच्च न्यायालय में 10 वर्ष के कार्यकाल का होना हो तभी भी आप महान्यायवादी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, पहला कथन इसका सही है, तो आंसर हो गया हमारा ए, ठीक है। क्या कहता है, नियुक्ति और कार्यकाल जो महान्यायवादी है जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसमें योग्यता होना आवश्यकता है। कौन कौन सी, जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भी उसके अंदर भारतीय नागरिक हो और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्ष का या अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत उसे 10 वर्ष तक का वकालत की हो, और राष्ट्रपति मतानुसार न्यायिक मामलों के योग्य व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी वह भी हमारी किससे, द हिंदू से न्यूज़ थी, जिसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो चीन के जो राष्ट्रपति है
उन्होंने 3 वर्ष बाद मीटिंग की है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सिंघाई सहयोग संगठन की अभी जो नवंबर के अंदर मीटिंग होने वाली है उसके लिए इन्होंने मीटिंग की एक प्रकार से। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा केवल चीनी भाषा है, यानी जो आधिकारिक कार्य है वह चीनी भाषा में किए जाते हैं। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि सिंघाई सहयोग संगठन की चीनी और रूसी 2 भाषाएं हैं जो आधिकारिक रूप पर यूज की जाती है। ठीक है, अगला कथन क्या कहता है, सिंघाई सहयोग गठन की नवीनतम सदस्य ईरान ने ग्रहण किया, यानी उसकी सदस्यता किसने, ईरान ने ग्रहण किया। तो इसका जो दूसरा कथन है वह भी क्या हमारा सत्य है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है हमारा, केवल और केवल बी। ठीक है, क्या कहता है, सिंघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, और यह यूरोपीय राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य है कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इसका गठन 2001 में किया गया था और 17 सितंबर 2021 को इसकी घोषणा की गई कि ईरान जो CSO का पूर्णकालीन सदस्य ग्रहण की जाएगी। ठीक है, और रूसी और चीनी और CSO की आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह हमारी उसकी जो दैनिक जागरण की न्यूज़ थी, जिसके अंदर वास्तोंग 2012 का एक जो भारत और रूसी सेना के बीच में एक युद्ध अभ्यास हो रहा है। इसी के साथ एक रूस के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं और जो अमेरिका के साथ अभी हम जो 2+2 जो वार्ता करते हैं, यानी इसको बस 2+2 वार्ता कहते हैं, वह करने जाते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, कहीं ना कहीं हम दोनों देशों के बीच में सामंजस्य बनाकर चल रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों ही महाशक्तियां हैं और दोनों ही के बीच में हम एक मानो संतुलन बना के चल रहे हैं। इसी के अंदर एक क्वाड का जिक्र हुआ है, जो क्वाड जो भारत यानी जापान, भारत और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है चीन को काउंटर करने के लिए। ठीक है, एक प्रकार से वैसे आधिकारिक तौर पर इस तरह नहीं कहा जाता, ये इन्होंने कहा भी हम आर्थिक रूप यानी अपने जो जो पर्सनल मुद्दे हैं उनसे संबंधित हमने क्वाड का निर्माण है किया है, जबकि चीन को प्रतिस्पर्धा करने के लिए इसका निर्माण नहीं किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में समाचारों में रहने वाला वास्तोक 2022 किन 2 देशों के मध्य का युद्ध अभ्यास है। तो ये हमने अभी देखा, ये किनके, भारत और रूस के मध्य का अभ्यास है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, अगला क्या कहता है, बेरोजगारी दर अगस्त से बढ़कर कितनी हो गई है, यानी कितनी हो गई, बढ़कर 8.3% हो चुकी है। ठीक है, तो ये कौन जारी करता है, ये आंकड़े करता है हमारे एनएसओ द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें कहा भी देश में जो बेरोजगारी दर अगस्त में 1 साल के उच्च स्तर कितना 8.3% पर पहुंच गई है। ठीक है, और इसके अंदर कहा गया है भी जो शहरी रोजगार दर के जब इसमें कहा भी जो शहरी रोजगार है उसके दर में ज़्यादा वृद्धि हुई है, जबकि ग्रामीण में कम हुई है। जो शहरी रोजगार है उसमें लगभग 9.6% की वृद्धि हुई है, जबकि जो ग्रामीण में 7% की वृद्धि हुई है। और ग्रामीण क्षेत्र में यह जो वृद्धि इस कारण हुई है क्योंकि जो वर्षा का जो कहते हैं, जो वर्षा का जो हम से कहते हैं जो अनुपात है वह नियमित नहीं रहा, जिसके कारण जो पानी की जो बुआई है वह सही टाइम पर नहीं हुई, जिसकी वजह से बेरोजगारी दर बढ़ी है। ठीक है, और इसमें अंदर कहा गया जो हरियाणा है उसमें लगभग 37.3% के साथ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है। ठीक है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर है, फिर उसके बाद में राजस्थान है, फिर झारखंड, इस प्रकार से। ठीक है, फिर त्रिपुरा, ये राज्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। वर्तमान आंकड़ों अनुसार हरियाणा बेरोजगारी दर में देश में प्रथम स्थान पर है। तो ये हमने अभी देखा है, पहला कथन सही है, कितना लगभग 37.2 के आसपास। ठीक है, अगला जो कथन क्या कहता है, बेरोजगारी दर का निर्धारण रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसका जो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसके द्वारा NSSO द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल और केवल एक। ठीक है, क्या कहता है भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा सक्रिय यानी सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद भी जब वह काम नहीं मिलता तो उसको हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो बेरोजगारी की डेफिनेशन भी यूपीएससी में पूछी जा सकती है। यानी सक्रियता रूप से में, यानी अगर कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश कर रहा है मगर उसे रोजगार नहीं मिल पाता है तो तब हम उसको बेरोजगारी कहेंगे। ऐसा नहीं है भी कभी रोजगार तो मिल रहा है मगर वह उस रोजगार के प्रति इच्छुक नहीं है करने के, तो वह हम बेरोजगारी नहीं कहेंगे। बेरोजगारी को प्राय हम अर्थव्यवस्था का मापक भी मानते हैं, अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य का मापक नहीं। हम ये देखते हैं भी देश में कितनी बेरोजगारी, उस हिसाब से जो बेरोजगार यानी जो देश का स्वास्थ्य किस प्रकार का है। ठीक है, बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी दर के रूप में मानते हैं, जिसमें श्रम बल की शक्ति को व्यक्तिगत संख्या और बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या को भाग देकर निकाला जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना संरक्षण जिसको बोलते हैं NSSO किसी व्यक्ति को निम्नलिखित स्थितियों को बेरोजगार की परिभाषा देता है। यानी ये क्या कहता है भी NSO कहता है कौन बेरोजगार होगा, कौन सा, जो कार्यरत यानी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न यानी जो रोजगार होंगे। ठीक है, काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध यानी जिनको बेरोजगार कहा गया है। जिनके पास कार्य है आर्थिक रूप से तो वह तो रोजगार है, जबकि जिनके पास जो कार्य की तलाश कर रहे हैं या
अभी उनके पास यानी रोजगार नहीं है तो उनको उन्होंने बेरोजगार कहा है। और ऐसे न तो उनके यानी तलाश कर रहे हैं, न ही उन उपलब्ध है, तो ऐसे भी क्या है एक बेरोजगारी की स्थिति होती है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी, ये दैनिक जागरण से न्यूज़ थी, जिसके अंदर कहा भी जो आदि मानव के जो अवशेष हैं वह विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, भी जो उनके अवशेष हैं वह भी अभी विलुप्त हो चुके हैं। तो ये एक अध्ययन किया गया जिसके अंदर 3 वैज्ञानिक थे। इसमें कहा गया जो आदि मानव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कहता है, अभी आदि मानव का मानव सभ्यता का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो आदि मानव थे वह आज का जो मानव है उसका क्या था, यानी जो पूर्वज कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये कहा गया जो आदि मानव थे, जो उनसे पहले का जो पीढ़ी थी उनको क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं होमो हिडलो हिडल बोरोसिस हिडलिबोर्गोसिस वो बोलते हैं, जो कि जो आदि मानव से के पूर्वज भी कहलाते हैं। यानी जो आदि मानव थे वे कहीं ना कहीं शिकार करना और जो अग्नि की खोज और कहीं ना कहीं जो वैसे जो जानवरों के जो खाल थी उनसे कपड़े पहनने जैसे कार्य करने लगे थे। जबकि जो उससे पहले के जो मानव थे वह इस प्रकार के कार्य नहीं करते थे, कहीं ना कहीं वह यानी दो यानी चारों पैरों पर चलते थे। ठीक है, इन्होंने इसके साथ ही वह कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे। और ये ज़्यादातर क्या कहते हैं, जो आदि मानव थे वह भूमध्य सागर से लेकर साइबेरिया तक के क्षेत्र में फैले हुए थे। ठीक है, और ये क्या थे, छोटे क्षेत्रों में रहते थे, यानी छोटे समूह में रहते थे। जहाँ जबकि जो आदि मानव थे वे बड़े समूह में रहते थे, जबकि जो उनसे पहले के जो मानव थे वह छोटे समूह में रहते थे। वह लगभग 15 से 20 लोगों का एक समूह होता था, जो सिकम यानी जो छोटे छोटे हथियार होते थे उसी से शिकार करके अपना भरण पोषण किया करते थे। ठीक है, इसमें कहा गया है और क्या भी उन विलुप्त होने से हजारों साल के बाद की धरती के निशान छोड़े हैं और उन्होंने डेनमार्क और संग्रहालय में मौजूद है। यानी जो आदि मानव के जो विलुप्त हुए के जो हमारे साक्ष्य हैं वह अभी कहाँ पर है, जो जो डेनमार्क का जो संग्रहालय है वहाँ पर सुरक्षित है। ठीक है, इसी के साथ इसमें एक वाक्य है, अभी यह एक सोपेसिस की तुलना में लगभग 15 से, ये बस यही बात की है जो सोपेसिस यानी जो आज का मानव की कहते हैं वो जो ज़्यादा समूह में था, जबकि यह 15 से 20 लोगों के समूह में रहता था। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, अभी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदि मानव का विकास होमो, ये 2 बार लिखा गया, भी क्या कहता है होमो हिडलबोर्गेसिस काल में माना जाता है। तो इसका जो पहला कथन हमारा गलत हो जाए, क्योंकि ये अभी देखा जो आदि मानव था उससे पहले का जो मानव था वह हमारा होमो होडलबोरोसिस काल का माना जाता है। ठीक है, आदि मानव वर्तमान मानव का प्रतिबिंब माना जाता है। तो ये दूसरा कथन हमारा सत्य है। तो सही कथन पूछा गया, तो सही कथन कौन सा है हमारा, केवल बी। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह हमारी गोमती नदी में कचरे के लिए एक यानी रोबोटिक नाव बनाई गई है। ये नाव क्या करेगी, उसके अंदर जो माइक्रो प्लास्टिक्स है या जो भी कचरा है उसको इकट्ठा करेगी, किनारे पे लेके आएगी और किनारे पे उसको खाली कर लिया जाएगा और बाद में उसको दोबारा उस नदी में छोड़ दिया जाएगा ताकि वह उसके प्रदूषण है उसको कम कर सके। ठीक है, इसी से संबंधित ये न्यूज़ थी। तो ये मेंस में भी हम जो कहीं कहीं जल प्रदूषण की बात आती है तो वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ताकि हमारा कहीं ना कहीं जो आंसर चेक करने वाला उस पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हमारे जो क्वेश्चन के नंबर है वह भी कहीं कहीं फालतू मिलेंगे, हमें थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे ही हमारे कोड की होते हैं वह भी हमें एक आंसर दूसरे से अलग बनाता है। जो हमें जो एग्जामिनर होता है उसका जो ध्यान बटन यानी केंद्रित करने के लिए इस प्रकार के जो हम एग्जाम्पल देते हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी जो लगभग होता है कहीं कहीं कंसेप्ट सबका सेम होता है, मगर जो कुछ प्रकार के ऐसे उदाहरण होते हैं वह कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसमें सही, कठना, सुखता और छोरा निम्न में से कौन कौन गोमती नदी की शाखाएं हैं। तो ये चारों की चारों शाखाएं ही गोमती नदी की शाखाएं हैं। ठीक है, क्या कहता है, जो गोमती नदी है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है जो गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। गोमती नदी को हिंदू पवित्र नदी भी मानते हैं और भगवत पुराण के अनुसार यह 5 दिव्य नदियों में से एक है। ठीक है, गोमती का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के जो एक फुलहुर झील है, ठीक है, जिसको गौतम ताल भी बोलते हैं या गोमत ताल भी बोलते हैं, वे वहाँ से होता है। और यह वाराणसी के निकट सदलपुर के पास में कथनी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। और इसके स्थान जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, सई है, कटना है, सरियान है और सरायन है, छोरा है और सुखेता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपकी जो यूपीएससी की जर्नी है आई होप अच्छी चल रही होगी और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।